Yeah, I will take it. ऑन क्यों कर रहा है? स्टार्टिंग हुआ है। हाँ हाँ, लेकिन बैटरी
आइए जनाब, आइए। आप लेट हैं। गनीमत है, वक्त की रुपयों में जीरो कीमत है, वरना आपको तो बहुत महंगा पड़ेगा। जवानों, सीखो, सिविलियंस और हम में यही फर्क है। हमने वक्त की इज्जत नहीं की तो जान से जाएंगे। वक्त पर गोली नहीं चलाई तो काम खत्म। हिम्मत, सावधान, जवान सावधान। विश्राम। भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय। भगवान सिंह, खाना नहीं खाया गया? पेट से आवाज निकाल, पेट से। ये यहाँ पेट से आवाज करो और दिल से नाज करो। जिन्हें नाज है हिंद पर वो कहाँ है? क्या समीर को सुनते रहते हो तुम लोग? साहिर को सुना करो, साहिर को। पेश कर रहे हैं विवेक आसी का लिखा और निर्देशित किया गया नाटक होली गांव का गोबर और कोर्ट मार्शल नहीं। अथशी महाभारत कथा। रोड पर में अभिमन्यु बस पर 7 महायोद्धाओं से घिरा हुआ अभिमन्यु चक्रव्यूह में अकेला खड़ा है और वीरता से बोलता है, मेरा अपना स्वप्न है, मेरा अपना यत्न है, मेरा ही अधिपत्य है, सत्य है, सत्य है। उधर से वीर योद्धाओं की आवाज आती है, बहुमतों ने लिख दिया, जो बुतों ने लिख दिया, बस वही एक सत्य है, वध्य है, वध्य है, वध्य है, वध्य है। 17 साल का वह बालक वीर योद्धाओं के इस मृत्युगान से लेश मात्र भी घबराता नहीं है और वीरता से बोलता है, धर्म पर अड़ा हुआ मैं यहाँ खड़ा हुआ, यही तो मेरा सत्य है, क्या तुम्हारा कथ्य है। वीर योद्धा अभिमन्यु की इस वीरता से प्रभावित नहीं, उत्तेजित हो जाते हैं। जिसका ऐसा रंग ना, जो हमारे संग ना,
उसका जो भी सत्य है वध है, 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 वध है। सुनिए, जेरोम के साहब कहते हैं सच बोलना सबसे अच्छी नीति। अगर आप बहुत अच्छी तरह झूठ नहीं बोल पाते थे। और मार्क ट्वेन कहते हैं कि I can travel halfway around the world while the truth is just putting on the cheese। लेकिन मुझे ये वाला पसंद है। You must never have your best trousers on when you go out to fight for freedom and यानी भाई जब सच के लिए लड़ने जाओ तो तभी अपने अच्छे वाले कपड़े पहन कर मत जाओ। ट्रुथ, सच, अजीब शहरी सच, कितनी पाक, कितनी हसीन सच की शक्ल होती तो कैसी हो। किसी पहाड़ी के बगल से उबलती गर्मी से बचने के लिए इसी पेड़ के नीचे जा बैठी पसीने से दर-बदर धूप, समंदर के उस तरफ नजर आती दिन भर की थकान से चूर रही बल के चबाती शाम। इसी तरह फैंटेसाइज करती खूबसूरत समझते। जैसे पहली बार प्यार होता तो अपना महबूब हमें दुनिया का सबसे बेहतरीन और सबसे हसीन शख्स लगता। उसकी शान में कसीदे पढ़ने तो न जाने हम क्या क्या नहीं कह सकते। तो उसकी शक्ल भी ऐसी मैं भी सच को इसी तरह फैंटेसाइज करता। सच मेरे लिए ऐसा ही था पहले प्यार से, जब तक मेरे सपने उससे। लेकिन क्या आप लोग जानते हैं सच की दो शक्लें होती। वही सुबह जो समंदर के बगल से गुजरती नदी के किनारे इतनी हसीन लगती है, उस औरत के लिए कितनी तकलीफ तो जिसे पानी भरने के लिए आना होता है गांव से पैदल नदी के किनारे। मैंने उस दिन सच की दूसरी शक्ल देखी। उस दिन मैं यही पड़ा और वहां से कैप्टन रोहित आता दौड़ता हुआ चिल्लाता हुआ, मेजर चलिए मेजर। क्या बात है कैप्टन, इतने हाफ क्यों है? सर मेजर सुब्रमण्यम। क्या वो सुब्रमण्यम? He was on a search operation. यस सर, he was on search operation. सर मेजर सुब्बू शहीद हो गए। क्या? सुब्बू? आपसे कह रहा हूँ व्हाइट शर्ट वाले नहीं आपके पीछे। हाँ आपसे एक बात बताइए, जिस कुर्सी पर आप बैठे हैं अगर वो खाली होती तो क्या होता, या वो वाली कुर्सी खाली होती तो क्या होता? मतलब आप सब लोग सोचिए, जिस कुर्सी पर आप बैठे हैं अगर वो खाली होती तो क्या होता? क्या होता? क्या होता? हम सोचते कि आप नहीं आए, आप नहीं आए या आप आना नहीं चाहते थे। आप कहते कि भाई आना तो चाहते थे, आ नहीं पाए। हम सोचते कि आप आना ही नहीं चाहते थे। लेकिन मूल बात यह होती कि कुर्सी खाली होती क्या? आप नहीं आते तो क्या ये कुर्सी खाली होती? जवान हिलना मत, सावधान। आपका सम्मान देश का सम्मान, देश का सम्मान आपकी जमीन का सम्मान, जमीन का सम्मान आपकी मिट्टी का सम्मान, मिट्टी जो सोना उगलती है। मेरे देश की धरती हीरे मोती, मेरे देश की धरती। कुर्सी किसी के लिए खाली नहीं रहती दोस्त, जहां खाली मिले बैठ जाओ, नहीं तो खड़े रहना पड़ेगा मेरी तरह। मेरे देश की धरती सोना उगले उगले हीरे मोती, देश की धरती। अभी कश्मीर से एक बड़ी खबर आ रही है। आतंकवादियों के एक हमले में सेना का एक जवान शहीद हो गया। बताया जाता है कि आतंकवादियों की एक टुकड़ी ने सेना के जवान पर हमला किया, जिसमें मेजर सुब्रमण्यम शहीद हुए।
तुम्हें पता है सुब्बू की फैमिली हिस्ट्री भी कम ट्रेजिक नहीं है। उसके फादर इस वक्त मेंटल हॉस्पिटल में, वह भी आर्मी में थे। 80s में उन्होंने आर्मी ज्वाइन की थी, पर बाद में उन्हें आर्मी से निकाल दिया गया। क्यों? उन्होंने अपना मेंटल बैलेंस खो दिया था। और सुब्बू के बीवी बच्चे? बीवी बच्चे वो होता है स्पेशल चाइल्ड, वो है उसका बच्चा, और घर में बस उसकी माँ और उसकी वाइफ ही बची है। डोंट वरी मेजर दिपेश, आर्मी भेजेगा जवान सुबह को गंदा देने के लिए। व्हाट रमेश, क्या यही कंसर्न हमारे अपने शादी के बारे में? नहीं नहीं, सिर्फ यही क्यों, खूब पैसा भी मिलेगा उसकी फैमिली को। हो सकता है पेट्रोल पंप भी मिल जाए। कारगिल का मरा होता ना तो पक्का मिल जाता पेट्रोल पंप। अब थोड़ी प्रॉब्लम होगी, पर हाँ उसकी बीवी ट्राई करे मिल सकता है पेट्रोल पंप। आर्मी में इसलिए भर्ती नहीं होते मेजर विक्रम कि हमारी फैमिली को पेट्रोल पंप मिल सके। एक मुसलमान के मुंह से ये बात बहुत मजाकिया लग रही है ना मेजर ठाकुर विक्रम सिंह? नहीं नहीं, ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं है कैप्टन खान। बल्कि हमें तो बहुत खुशी होती है जब तुम लोग ऐसी बातें करते हो। तुम लोग, हम लोग, कितने अजीब लोग हैं ना मेजर ये। तुम लोग, हम लोग, सही कह रहे हैं आप। हम लोगों के मुंह से बातें वाकई बहुत अच्छी लगती हैं। जैसे तिरंगा अच्छा लगता है, कश्मीरी फिरन पहने किसी दाढ़ी वाले के हाथ में, काले रंग में लिपटी कोई बुरके वाली जब तिरंगा फहराती दिखाई देती है ना, तो तस्वीर वाकई बहुत अच्छी आती है। अखबारों के फ्रंट पेज पर छपती है 16 अगस्त और 27 जनवरी को। बकरे किसी दाढ़ी वाला कोई कटवा, यही शब्द इस्तेमाल करते हैं ना मेजर आप हम लोगों के लिए। ये कटवा जब राष्ट्रगान के लिए सावधान खड़ा होता है तब जाकर कहीं लगता है गुरुदेव टैगोर का जनगण मन अपने अंजाम तक पहुंचा है। हाँ, जब छोटे छोटे बच्चे रेड लाइट पर तिरंगा फहराते हैं, तिरंगा कारों के नीचे आता है, कुचला जाता है, उसका अपमान होता है, तब लगता है इस नवीन जिंदल ने तिरंगे की ऐसी तैसी करवा दी। कैप्टन खान, behave yourself, बताओ you're senior। सीनियर बाय फुट, मुझे क्या सुब्रमण्यम समझा है? मेजर, मेजर, ये वो लड़ने का वक्त नहीं है। खान बैठिए वहाँ पे। मेजर सीट पे जाइए। अभी अभी क्या हुआ अभी? बैठिए पानी दो। रे मैन उठो। यार मेजर सुब्रमण्यम का फैमिली बिजनेस इतना बड़ा है कि 10-12 पेट्रोल पंप तो मैं खरीद ही सकता था। उनकी फैमिली को अगर पेट्रोल पंप भी चाहिए तो इस तरह अपने बच्चे को मरने के लिए यहाँ इस वीरान पहाड़ की हार जमाती बर्फीली चोटियों पर ना भेज दे। सुब्बू शहीद हो गया। हमारा एक साथी इस फौज का एक बहादुर अफसर शहीद हो गया है। और इस बात को आप अच्छी तरह जानते हैं कि जो गोली सुब्बू को लगी है वह आपके और मेरे सीने में भी हो सकती है। अगर आप भूल रहे हैं या भूलने का नाटक कर रहे हैं तो मैं आपको याद दिला दूं बास बहादुर मेजर ठाकुर विक्रम सिंह कि सुब्बू उस सर्च ऑपरेशन पर शहीद हुआ है जिसके लिए आपको जाना, लेकिन आप नहीं गए क्योंकि ऑपरेशन से आधा घंटे पहले आपको लूज मोशन हो गया। सुब्बू अपनी मौत में नहीं मरा मेजर, आपकी मौत मेरी नाजाब होने की हालत में तो तुम्हें सर्च ऑपरेशन चला सकता है क्या? तुम्हें भी लूज हाँ, मुझे जाना चाहिए था और मैं जा भी रहा था, लेकिन कर्नल राघवेंद्र ने मुझे बताया कि ब्रिगेडियर ढिंसा ने मुझे एक इंपॉर्टेंट मीटिंग के लिए बुलाया। उस इंपॉर्टेंट मीटिंग में जिसमें ब्रिगेडियर ढिंसा पहुंचेंगे, क्योंकि अचानक उनकी बेटी का दिल्ली से फोन आ गया, वो खुशी में उछल रहे। लगता है मौत साजिश रच रही थी सुब्बू को अपना होश में लेने की। निशाना सिर्फ सुब्बू पर था, जो भी बीच में आता है उससे घुमाने की तरफ उधर जैन साहब, साहब सुब्बू छाप के जेब में से एक लिफाफा मिला है जिस पर आपका नाम लिखा हुआ है।
विजय, देखिए न्यूज़पेपर की कटिंग सुब्बू के लिफाफे में से। पिछले महीने जो सर्च ऑपरेशन हुआ था, हाँ, ये वही है। बहुत सारे एमिनेशंस बरामद किए गए थे। अच्छा, जो पिछले महीने हुआ था। ये सुब्बू है, दिख नहीं रहा है आपको? सुब्बू है ये। काफी पुराना फोटो है, ब्लैक एंड व्हाइट है, तो लगभग 20-22 साल पुराना होगा। मेजर, आप किसी को पहचानते हैं मेजर? मैं तो किसी को भी नहीं पहचानता। दिखा ना। ये ब्रिगेडियर ढींसा नहीं लग रहा? ये सामने ब्रिगेडियर 20-22 साल पुरानी फोटो है ये। दिस इज सुब्बू's फादर। सुब्बू के पापा हैं। यस। ब्रिगेडियर ढींसा और सुब्बू के पापा एक ही बैच के हैं। I was not aware of this. एक बार उसने मुझे बताया था, और तो बहुत लोग नहीं जानते इस बात को। बहुत पुरानी बात है, एक बार उसने मुझसे जिक्र किया था इस बारे में। सुब्बू ने कभी जिक्र नहीं किया, ब्रिगेडियर ढींसा ने भी नहीं किया। ये तुम्हें यहाँ दिन कितने हुए हैं? बहुत सी ऐसी बातें जिसके बारे में तुमसे जिक्र नहीं किया गया है। लेकिन सुब्बू ने एनवलप पर मेरा नाम क्यों लिखा? ना कोई मैसेज है, ना ही कोई और बात, सिर्फ ये तस्वीरें। साहब, मैं जाऊँ साहब? अच्छा बलवान सिंह, सुन। जी साहब। सुब्बू साहब के साथ तो तुम काफी दिन से मिले। साल भर हो गया साहब। कैसे सच? साहब, सुब्बू साहब सही अफसर से साहब, बहुत मेहनती और बहुत कड़क थे। क्या सुब्बू साहब एक अच्छे अफसर थे? साहब, सुब्बू साहब एक जानदार अफसर थे। पता है, जब वो नए नए आए थे तो उन्हें हिंदी नहीं आती थी। उन्होंने हम लोगों से हिंदी सीखी ताकि हमसे हिंदी में बात कर सके। और तुम लोगों ने उन्हें हरियाणवी सिखा दी, तभी आगे जावे करता रहता था। तुमने मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया बलवान सिंह। क्या सुब्बू साहब एक अच्छे अफसर थे? सर, सुब्बू साहब एक ऐसे अफसर थे जैसा एक अफसर को होना चाहिए था। वो बहुत कड़क और बहुत ज्यादा कड़क थे। इसीलिए तुम लोग उनसे परेशान रहते थे। बलवान सिंह, तुम जाओ। तुम तो सर्च ऑपरेशन नहीं थे ना बलवान? जी नहीं साहब। सत्येंद्र था? जी साहब। ठीक है, तुम जाओ, सत्येंद्र को भेजो। तुम्हें पता है दीपेश, सुब्बू ने बलवान को 3 बार सजा दी थी। कई जवान मुझसे कह चुके थे कि सुब्बू बहुत ज्यादा कड़क है। मुझे नहीं लगता ये जवान सुब्बू को ज्यादा पसंद करते थे। तुम कहना क्या चाहते हो मेजर? मैं कुछ कहना नहीं चाहता, मैं कुछ जानना चाहता हूं। मैं जानना चाहता हूं कि सुब्बू ने तस्वीरें मेरे नाम क्यों छोड़ी। क्या आप मुझे बता सकते हैं? क्या आप इस तस्वीर में किसी को पहचानते हैं? क्या आप बता सकते हैं इस तस्वीर में क्या खास है? मैंने तस्वीर पहले कभी नहीं देखी, मैंने जानने में कौन होगा। कुछ दिन पहले आप और सुब्बू का झगड़ा हुआ था। Argument. It was an argument. Yes, just an argument. Just an argument which could be resolved only after 2 officers intervene and put both of you apart. तुम कहना क्या चाहते हो? झगड़े की वजह क्या? What should I tell you? वैसे भी उसको तो यहाँ कई अफसर मौजूद थे। ये ऐसा क्या खास है उसमें जिसके लिए इतनी पूछताछ की जाए? कुछ भी नहीं। ऐसा तो कुछ भी नहीं है जिसकी पूछताछ की जाए, लेकिन ऐसा बहुत कुछ है इसके बारे में सोचा जाए। बस मैं कुछ सिरे जोड़ने की कोशिश कर रहा हूँ। 1 साल पहले एक लोकल लड़की ने आपके ऊपर आरोप लगाया। तुम अपनी हदें ना हो रही हदें? कैसी हदें? रेप करने की आपके ऊपर आरोप लगे थे, और जांच किसने की थी? कितना सिंपल जवाब है। सब जानते हैं कि तब से आपके और सुब्बू के बीच तू मैं रहती थी। कई बार झगड़ा हुआ। पिछले हफ्ते आप और सुब्बू का यही झगड़ा हुआ। हाथापाई की नौबत आ गई और लोगों ने बीच बचाव किया। और आज एक सर्च ऑपरेशन होता है जिस पर आप लेकिन आप नहीं गए, क्योंकि ऑपरेशन से आधा घंटे पहले आप बीमार हो जाते हैं। मैं नहीं जा पाता और सुब्बू जाता है, और सुब्बू वहां शहीद हो जाता है। कैसा भी तो नहीं से इसमें कुछ भी एक दूसरे जुड़ा हुआ नहीं है।
ये सब बस एक कॉन्फिडेंस है। एंड मेजर यू शुड नो, इंक्वायरी के बाद मेरे सुबह ने मुझे उस मामले में क्लीन चिट दी थी। तो क्या साबित होगा इससे? नहीं तो यार। अभी बहुत डिस्टर्ब हो। We all are disturbed. We have lost a very good officer and a good friend. But that is how it is. हम सब क्या इस रिस्क के साथ जीते हैं। सुबह ना होता तो विक्रम होता या तुम होते। हमें से कोई भी हो सकता है, कभी भी हो सकता है। मौत को देखकर यहाँ जिया नहीं जा सकता दोस्त, एक दूसरे को देखकर जिया जाता है। अगर यूं ही हर मौत पर आमने सामने होने लगे ना तो ऑर्बिट रह जाएगी एक दिन। मेजर दीपेश ठीक कह रहे हैं अभिमन्यु। आप हम पर आरोप लगाकर आर्मी को कमजोर कर रहे हैं और खुद को भी ठीक वैसे ही जैसे मेजर सुब्रमण्यम ने किया था। खान, कैप्टन कास्ट्रो, I don't mean anything. पिछले हफ्ते तुमने यहाँ शराब पीकर हंगामा किया था ना, और तभी तुमने सुब्बू को ही गालियां दी थी। सुब्बू वहां नहीं था लेकिन मैं था। सुब्बू ने तुम्हारी ड्यूटी बदल दी थी ना। पिछले 6 महीने से तुम लगातार एमिनिशन सप्लाई रिसीव कर रहे थे। सुब्बू ने तुम्हें ड्यूटी से हटवा दिया था और तब से तुम ड्यूटी पर रेगुलर नहीं थे और इसीलिए सुब्रमण्यम ने तुम्हारे खिलाफ सख्त एक्शन की वार्निंग दी। हाँ तो प्रॉब्लम ही क्या है इसमें? क्यों हटाया उसने मुझे वहां से जबकि मैं वहां ठीक काम कर रहा था? He was a racist. मैं मुसलमान हूँ ना, इसलिए वो मुझे परेशान कर रहा था। Subbu was not a racist. जात पात, धर्म, ऐसे शब्दों से तो उसे चिढ़ थी। मैं पता है सुब्बू ब्राह्मण था, इसीलिए उसे खास सर्दी दिया और खुद के अंदर उसने कर ले लिया जो शेड्यूल कास्ट है। अरे जानते हो पूरी यूनिट में उसका फेवरेट अफसर कौन था? लेफ्टिनेंट अर्शद। वही मोहम्मद अर्शद जिसे तुमने अपने साथ रखने से इनकार कर दिया। क्यों? मैं तो मुसलमान था ना खान, क्यों तुम उसे अपने साथ नहीं रखना चाहते थे? Who is a real racist? आप क्या सुब्बू के वकील हैं जो उनसे गिरफ्तार किए जा रहे हैं? आपको क्या लगता है यहाँ कोई हिंदी फिल्म चल रही है जिसमें आप चिल्ला कर मुझसे सवाल पूछेंगे और मैं घबरा कर एक्साइटेड होकर कन्फेस करूंगा कि हाँ मैं जरा अभिमन्यु, हाँ मैं कन्फेस करता हूँ कि मैं सुब्बू को पसंद नहीं करता था। उसने मुझे एमिनेशन बेचते हुए पकड़ लिया था और वो मेरी शिकायत करने की धमकी दे रहा था। I hated him so much. What the hell? तो what? तो क्या हुआ मैं एमिनेशन बेचता हूँ तो? यहाँ तो सभी कुछ ना कुछ बेच रहे हैं ना, तो डरने की जरूरत नहीं है मुझे। यहाँ तो सभी नंगे हैं, तो मैं ही क्यों अपने नंगेपन पर शर्म करूं? ठीक कह रहा हूं ना मेजर विक्रम? मुझे ऐसा तो आगे मत छोड़ो। कहाँ तू जा यहाँ से? मैं क्यों जाऊं? मैं ही क्यों जाऊं? तुम लोग हमें ही जाने के लिए क्यों कहते हो? यहाँ रहकर हम भी वही सब करते हैं जो तुम लोग करते हो। अगर तुम्हें इस मुल्क को नोचने का हक है, तो हिस्सा हमें भी चाहिए। Oh you idiot, just shut up. थोड़ी सी मुश्किल आते साथ ही जो तुम ये मुसलमान का चौकड़ लेते हो ना, यही तुम्हें बाकी सबसे अलग करता है। साला बाकी सब करता है, हकता है, मुंहता है, चोरी चकारी हथियार बेचता है, हिस्सा भी चाहिए होता है ना तुझे? सही कहा तूने, तू कहीं से भी अलग नहीं है। फिर मुसीबतें भी उस तरह से झेल जैसे हम लोग झेलते हैं। ये जो तू धंधे कर रहा है ना, उसके नतीजे भी उस तरह भुगतने जैसे हम लोग भुगतते हैं। तब साला मुसलमान हो जाता है, तब इसे सब रेसिस्ट नजर आने लगते हैं, तब इसका शोषण होने लगता है। तू आर्मी ऑफिसर क्यों नहीं रह सकता बे? क्यों तुझे हर सिचुएशन में एक अलग आइडेंटिटी चाहिए होती है? तू और मैं दोनों आर्मी ऑफिसर हैं, दोनों करप्ट हैं, दोनों चोर हैं। जवानों, ड्यूटी पर नींद आए तो सोचना, तुम जाग रहे हो इसलिए इस देश के 1 अरब लोग चैन की नींद सो रहे हैं। तुम्हारी एक झपकी सबकी नींद उड़ा देगी। तुम चूके तो सब भूखे। दिपेश, क्या हो रहा है यहाँ पर? मुझे जानना है कि यहाँ क्या हो रहा है दिपेश। मैं तुमसे बताओ मुझे सब क्या हो रहा है? सुब्बू की मौत से ये सब कैसे कनेक्टेड है? हाँ मैं कुछ बेटी कैसे हो? अस्पताल से छुट्टी हुई? आज सर्च ऑपरेशन पे थे ना? जी साहब। क्या हुआ? बस हम पर फायर हुआ,
साहब हमें लीड कर रहे थे, गोली लगी, वो शहीद हो गए साहब। मुझे डिटेल में बताओ सतविंदर। तुम कहना क्या चाहते हो वीर? और ये सब क्यों कर रहे हो तुम? हम तो सतविंदर कुछ बता रहे साहब वो एक हमें इन्फॉर्मेशन मिली थी पास के गांव में कुछ टेररिस्ट छुपे हुए हैं। हमें मेरा के साथ ऑपरेशन पर जाना है। सुबह साहब हमें लीड करेंगे। 5 जवान साहब के साथ चल दिए। गाँव के पास जंगल है साहब, वहाँ से गुजर रहे थे तो अचानक फायरिंग शुरू हो गई। हमने अपनी पोजीशन ली पर हम कुछ कर पाते। हमने देखा कि सुबह साहब जमीन पर पड़े तड़प रहे हैं। गोली लगी। हमने यूट्यूब वापस मैसेज किया, मुझे मिला कि लौट आओ और हम लौट आए। किसने हुक्म दिया? किसने हुक्म दिया था सतविंदर? वापस आने का हुक्म किसने दिया था सतविंदर? राघवेंद्र साहब ने साहब। राघवेंद्र साहब ने? कर्नल राघवेंद्र ने? कुल कितनी गोलियां चली थी सतविंदर? 3। और तुम्हारी तरफ से? एक भी नहीं। कितने टेररिस्ट थे कुछ पता नहीं। वे लोग गोलियां चलाकर तुम्हारे साहब को मारकर भाग गए और तुमने एक भी गोली नहीं चलाई। जब ऑपरेशन पर दूसरी तरफ से गोली चलती है तो हम क्या करते हैं सतविंदर? सुबह साहब के बाद तुम्हारे साथ कौन सीनियर था? कैप्टन बत्रा थे साहब, उन्होंने यूट्यूब में मैसेज भेजा था। ये बत्रा कहाँ है? तुम्हें फौज में 3-4 साल तो हो गए होंगे सतविंदर। कई ऑपरेशन पर जा चुके हो, मेडल भी मिला है। आज से पहले कभी ऐसा हुआ है कि तुम्हारा एक अफसर माना जाए और यूनिट तुम्हें वापस आने का हुक्म दे? अरे आज से पहले कभी ऐसा हुआ है कि तुम पर फायर हुआ और तुमने रिटर्न फायर नहीं किया? मिशन अलग थी साहब, मैं ढूंढने की कोशिश की, शायद टेररिस्ट नहीं की था, मात्र जंगल में कहीं भाग गया। गोली AK-47 चली थी साहब, 500 मीटर से भी गोली मारकर भाग सकता है। 1 किलोमीटर गाँव में बहुत होता है साहब। शायद टेररिस्ट गांव के किसी घर की छत पर बैठा हो या किसी पहाड़ी पर, पता भी नहीं चलेगा साहब। हम कल फिर से जाएंगे ना तो तब शायद। सतविंदर तुम जाओ यहाँ से। सतविंदर सिंह, सुबह साहब से छुट्टी मिलती ना? जी साहब। छुट्टी मिली? फिर इलाज किसने करा तुम्हारी बेटी का सतविंदर? 2 लोग आए थे साहब एनजीओ से, इन बच्ची को अस्पताल लेकर गए, सब वो ठीक हुई साहब। एनजीओ? तो पता है सुब्बू के दोस्त थे। सुब्बू ने ही भेजा था उन्हें जिससे तुम्हारी बेटी का इलाज हो सके। ऐसा नहीं जताना चाहता था वो तुम पर, और मना करा था उसे। मना करा था कि ना पता चले तुम्हें यह बात। लेकिन आज वो नहीं है, हम सबके बीच नहीं रहा, शहीद हो गया। सोचा तुम्हें बता दूं। जाओ यहाँ से सर, जाओ। इधर यहाँ से। बड़ी गड़बड़ है। इसकी कहानी सुनी तुमने? झूठ बोल रहा है। क्या गड़बड़ हो सकती है अभी? कुछ भी हो सकता है मेजर, कुछ भी। मुझे नहीं लगता है लोग सुब्बू को ज्यादा पसंद नहीं करते थे मेजर। Come on, Abhi, don't be paranoid. पैरानॉइड? पैरानॉइड? अरे अगर ऐसा है तो ये कोई पहला केस नहीं होगा। तुम्हें याद नहीं कैप्टन शुक्ला कि वो शॉट एट बाय जवान नंदी और बीएसएफ में तो कितनी बार। बोल के ये 5 सितंबर 2013 गुवाहाटी
बीएसएफ के एक जवान ने अपने 2 सीनियर अफसरों की गोली मारकर हत्या कर दी और एक को घायल कर दिया। यह घटना असम के टुटी जिले में हुई। बाद में जवान ने खुद को भी गोली मार ली। 16 मई 2014 इंडियन एयरफोर्स डिफेंस सिक्योरिटी कॉर्प्स के 49 इयर्स के एक सिपाही ने अपने साथियों पर गोलियां चला दी। उसके 2 साथी मारे गए और 2 घायल हो गए। पुलिस ने बताया कि सिपाही अपने सीनियर कॉलीग के गाली गलौज से परेशान था। इसके 2 दिन पहले ही जम्मू कश्मीर लाइट इन्फेंट्री के एक जवान ने पुंछ में अपने 2 सहयोगियों की हत्या करने के बाद खुदकुशी कर ली थी। ऐसा ही मामला 27 फरवरी 2014 को सामने आया था, जब भारतीय सेना के एक जवान ने अपने 5 साथियों की हत्या करने के बाद जान ले ली थी। अखबार मत पढ़ो जवान, अखबार सिविलियंस पढ़ते हैं क्योंकि उनके पास करने को कुछ नहीं होता। हम जिंदगी करते हैं क्योंकि हमारे पास मरने को कुछ नहीं होता। लोग खबरें भूल जाते हैं, शहादतें भूल जाते हैं। याद रहती है तो बस भारत माँ, भारत माता की जय। गिलबर्ट के चेस्टरटन कहते सच्चाई तो बहुत पवित्र, इतनी पवित्र यही हो रहा था। मैं लोगों को सच की ओर ले जा रहा था, लेकिन वे लोग उस पर भरोसा करने को तैयार नहीं। क्योंकि जैसे एल्डस हक्सली कहते हैं, You shall know the truth, and the truth shall make you free. सच्चाई आपको पागल करेगी। ये सच मुझे पागल किए जा रहा था। सच करवटें बदल रहा था, इधर उधर उसकी शक्लें नजर आने लगी थी, वे बदल रही थी। हर सच दूसरे से ज्यादा सच्चा नजर आने लगा। अब मैं डरने लगा कि जो मैं सोच रहा हूं वह सच नहीं, वही सच की तरह नजर आने लगा। लेकिन सच का सबसे कठोर गुण जानते हैं क्या है? यह छुपकर नहीं, बाहर आ ही जाता है। गोली चलने की आवाज पर लोग बाहर भीड़ ले। हवलदार सतविंदर के हाथ में बंदूक थी। कुछ लोग उसके सामने खड़े थे, कुछ लोग उसको पकड़े खड़े थे। कुछ समझ में नहीं आ रहा था सतविंदर ने गोली क्यों चलाई, किस पर चलाई। गोली डरावनी नहीं होती, उसकी आवाज डरावनी होती है। उससे भी ज्यादा डरावनी होती है उसकी चलने की वजह। गोली चल लेती जरूर है, अगर वह किसी की जान की दुश्मन नहीं, जान की दुश्मन होती है वजह। यही वजह हर कोई जानना चाहता था। वे सतविंदर को यही ले आए थे। सतविंदर के चेहरे पर डर नहीं, गुस्सा। उसकी गोली से कोई मरा नहीं था, लेकिन मर सकता। लेकिन उसके चेहरे पर डर नहीं, और मैं हैरान सौ से। बताओ क्या हुआ था बात? नहीं होता साहब, हुआ नहीं और तुमने गोली चला दी। गोली सोच समझ कर चलाई थी। हवा में चलाता तो वो मुझ पर गोली चला देते। आखिर कारण क्या था? जो लोग तुमसे झगड़ रहे थे, आखिर वो तुमसे जानना क्या चाहते थे? जानना चाहते थे कि मैंने आप लोगों को क्या बताया है। उन्हें क्यों जानना था कि तुमने हमें क्या बताया? बोलो सतविंदर, वे वही लोग हैं ना जो तुम्हारे साथ सर्च ऑपरेशन पर। तो ऐसी क्या बात थी तुम्हारे पास में बताने के लिए जो वे लोग इतना डर रहे थे? आखिर वहां हुआ क्या था? आपको बता चुका हूं साहब। तो तुमने बाहर अपने साथियों को क्यों नहीं बताई ये बात? मैंने बताया, उन्हें वही सब बताया जो मैं कह कर गया था। फिर भी बात इस हद तक बढ़ गई कि गोली चलने की नौबत आ गई। क्यों? हाल में जानकारी में कितने दिन हुए अभी? अच्छा, रिक्रूटमेंट के वक्त तुम इसी सिलेक्शन बोर्ड में हो? कर्नल रावत की बोर्ड में थे ना? मैं ये भी जानता हूँ कर्नल रावत तुम्हारे मामा हैं। सगे नहीं है, सगे मामा के दोस्त हैं, पर तुम उन्हें मामा ही कहते हो ना? तुम कहना क्या चाहते हो मुझे? डोंट वरी, अभी बनने हो मैं सब जानता हूँ। इसका मतलब ये नहीं है तुम्हारे काबिल होने पे तुम्हारी काबिलियत पे सवाल खड़े कर रहा हूँ। अरे सुना तो सही पूरी बात सुना यार, तुम तो गुस्सा हो गए। इस सिलेक्शन बोर्ड में तुम्हारा इंटरव्यू हुआ था ना?
किसी सिलेक्शन बोर्ड में यह हवलदार सतविंदर भी आया था इंटरव्यू इंटरनेट टेस्ट के जरिए, लेकिन पास ना हो सका। तुम पास हो गए 75 लड़कों के ग्रुप में, तुम अकेले पास हुए कि नहीं बननी? सतविंदर बहुत काबिल लड़का है, अफसर बनना चाहता था लेकिन नहीं बन सका। क्यों? तुम्हें क्या लगता है अभिमन्यु, जो अखबारों में ऐड देते रहते हैं, डू यू हैव इट इन यू, डू यू हैव इट इन यू, सरकारी अफसरों की कमी का रोना रोते रहते हैं हम लोग और कहते हैं अफसर नहीं है, अखबारों में ऐड देते रहते हैं, डू यू हैव इट इन यू, डू यू हैव इट इन यू। डू यू थिंक सतविंदर जैसे लड़के डोंट हैव इट इन देम? पर हमें ये वैकेंसी रखनी पड़ती हैं, हमारे अपने भी तो बच्चे हैं, उन्हें भी तो रिक्रूट करना है। और तुम्हें पता है इन सब चीज़ों से सतविंदर जैसे लड़कों में फ्रस्ट्रेशन होती है। सो व्हाट? फ्रस्ट्रेशन होती है तो किसी को भी गोली मारते नहीं, बिल्कुल नहीं, लेकिन सबको फेयर चांस का हक है नहीं। क्या आप ये कहना चाहते हैं कि सतविंदर मेरी वजह से फेल हुआ? मेजर विक्रम एकेडमी में मैं अपने कोर्स का बेस्ट करेक्ट, अगर काबिलियत न बेशक तुम काबिल हो, पर तुम काबिल क्यों हो? शहर के सबसे अच्छा अंग्रेजी स्कूल में पढ़े हो, पेरेंट्स ने तुम्हें बेस्ट एजुकेशन दिलाई, तुम्हारे पास सारी सुख सुविधाएं उपलब्ध थी, 10वीं पास करते तुम्हारे ऊपर नौकरी करने का प्रेशर ना था। इन्हीं कारणों से तुम सतविंदर जैसे ना बन सके। That doesn't make any sense. It makes sense, अभिमन्यु, it makes sense। जो लोग खेल खेलते हैं ना, वो जिंदगी की इंडस्ट्री को ज़्यादा बर्दाश्त नहीं कर पाते, तो दो नतीजे होते हैं, या तो खुद टूट जाते हैं या फिर दूसरों को डिस्ट्रॉय करने लगते हैं। सतविंदर, इसके अंदर जो गुस्सा जो फ्रस्ट्रेशन हम देख रहे हैं ना, ये उसी इंडस्ट्री का नतीजा है। इससे मेरे सवाल का जवाब नहीं मिलता। मैं जानना चाहता हूं कि सतविंदर के साथी उससे क्या सुनना चाहता है। ऐसा क्या है जो सतविंदर छुपा रहा है? तुम्हें बताया तो, वो अपना गुस्सा छुपा रहा है, अपना फ्रस्ट्रेशन छुपा रहा है। मैं सच छिपा रहा हूँ साहब। सच? कैसा सच? वही सच जो सतविंदर, चुप रहो, जाओ यहाँ से। साहब, मुझे लगता है बन्यू साहब भी सुबह साहब जैसे होते जा रहे हैं। वह भी सच जानने की राह में उस ओर भागते जा रहे हैं जिस ओर सुबह साहब भाग रहे थे। मैं नहीं चाहता कि अंजाम भी वैसा ही हो जैसा। किस अंजाम की बात कर रहे हो तुम सतविंदर? जाम जो सुबह साहब ने भुगता। सतविंदर, जाओ यहाँ से। नहीं साहब, पहली बार कत्ल करने का बोझ महसूस हुआ है मुझे, और इतना है कि मुझसे सहा नहीं जाएगा। सच जानना चाहते हैं ना? सच ये है, सुबह साहब को गोली मैंने मारी। शाबाश जवान शाबाश, आज का डिनर मैं तुम्हें कराऊंगा, आइसक्रीम भी खिलाऊंगा। शाबाश। यही सच है साहब, साहब को गोली मैंने मारी। वो अच्छे थे, बहुत अच्छे, लेकिन फौज में अच्छाई का क्या काम साहब? तो बुराई को खत्म करने का एक बुरा तरीका है ना साहब। फौज कौन सा काम अच्छे से करती है? देश की रक्षा। इसके लिए तो बहुत बुरा काम करना पड़ता है साहब। ये जो रोज हम टेररिस्टों को मारते हैं, आप कुछ भी कहिए कि किसी को मारने अच्छा काम हो सकता है। अच्छाई का झंडा बुलंद कर कैसे जी सकते हैं आप? साहब जीना चाहते थे, मैं नहीं जानता क्यों, कैसे, किस लिए, और जानना चाहता भी नहीं। यहाँ आकर उन्होंने अच्छाई और सच्चाई का खेल शुरू किया। यहाँ अपने घरों से दूर, परिवारों से दूर, हजारों किलोमीटर दूर महीनों यहाँ पड़े रहते हैं। क्या इसके बदले में कुछ नहीं मिलना चाहिए? क्या हम सिर्फ फौजी हैं, इंसान नहीं? साहब की नजरों में हम इंसान थे ही नहीं, बस एक फौजी थे। वह चाहते थे कि हम सुबह रोज जल्दी जगें, एक्सरसाइज करें, काम वक्त पर हो, लिखित नियमों के मुताबिक हो। बताइए, क्या वक्त पर सोने का ठिकाना नहीं, वे सुबह वक्त पर क्यों जागे? रात में यहाँ किस वक्त गोलीबारी होने लगेगी कौन जानता है? थोड़ी बहुत छुट्टी ले लेते थे, लेकिन नहीं, साहब को तो यह गवारा ही नहीं था। हमें सजा देते, हो जाए तो वह सजा देते, बाहर गांव वालों से कोई चीज मंगवा ले तो वह सजा देते, ड्यूटी पर कोई जवान बीड़ी पी ले तो वह सजा देते। आपको पता है, कहीं भी जवान ऐसा नहीं जिसे उन्होंने सजा न दी हो। आपको तो आए 1.5 महीना ही हुआ है साहब, उन्हें यहाँ पिछले 1.5 साल से झेल रहे थे और तंग आ चुके थे। ऐसा नहीं है कि हमने उन्हें
उन्हें समझाया नहीं, बहुत समझाया, बहुत तरीकों से समझाया कि यहाँ जो कुछ हो रहा है ठीक नहीं हो रहा है, बहुत ज्यादा हिटलरगिरी हो रही है। नहीं, तो अफसरों से ही लड़ जाते थे। उन्होंने अपना दुश्मन बना लिया था, यह तो होना ही था ना। You are a bloody murderer! कौन हो तुम? कातिल हो! कातिल? हाँ, हूँ मैं कातिल। लेकिन किसने बनाया मुझे कातिल? मैं मां के पेट से बंदूक लेकर पैदा नहीं हुआ था साहब। मेरे हाथों में बंदूकें थमाई आप लोगों ने। मुझे सिखाया गया कि हुक्म मिलते ही फायर कर दो। किसे मार दो, क्यों मार दो, कुछ पता नहीं, बस मार दो। फौज के लिए 47 लोगों को मारा है मैंने। 15-16 साल के लड़कों को भून डाला है गोलियों से। सबके सब आतंकवादी थे या शायद नहीं थे, हमने उन्हें मारा है। साल का था जब बाबू उसकी लाश देखी तो बेहोश हो गया था। पूरे 1 सप्ताह बेहोश रहा था। लाश देखकर बेहोश हो गया था। आज वो कत्ल करने के पेशे में है। फिर इस बात से फर्क कैसे पड़ेगा मुझे कि मेरी गोली से कौन मरा, किसकी जान गई? खून देखने की, कत्ल करने की आदत डाल दी है साहब आप लोगों ने। सबके बाद अब मुझसे संवेदनशील होने की उम्मीद कैसे कर सकते हैं? अपने और पराये में भी फर्क नहीं कर सकते क्या तुम? अरे तुमने उन 47 लोगों को अपने देश के लिए मारा, अपने लोगों की रक्षा के लिए मारा। इसीलिए मारा क्योंकि वे तुम्हारी धरती पर कब्जा करना चाहते। सुब्बू के कत्ल की बराबरी तुम उन 47 लोगों के कत्ल से करना चाहते। अरे सुब्बू कोई आतंकवादी नहीं था। जो 8 टेररिस्ट मारे थे हमने साहब, उनमें से 3 15-16 साल के लड़के थे। हमने उन्हें बस इसलिए गोलियों से भून डाला कि हाथों में बंदूकें थी और उन्हें आतंकवादी समझ लिया था। आतंकवादी उन्हें उनके घरों से उठाकर ले गए होंगे और थमा दी होंगी उनके हाथों में बंदूकें और बस वे आतंकवादी हो गए। हमने उन्हें मार डाला। आतंकवाद क्या होता है? आतंकवाद साहब हमारा जीना हराम कर दे। उस साहब ने भी तो यही किया था ना, जीना हराम कर दिया तो उसने मारा। मैं नुकसान नहीं पहुंचाना चाहता, वैसे कायदों के मुताबिक काम कर रहा था। तरफ के लोग भी तो यही कहते हैं ना साहब, इधर में नुकसान नहीं पहुंचाना चाहते, बस चाहते हैं कि हम इस जमीन को उनके लिए छोड़कर चले जाएं। तो छोड़ दीजिए ना इस जमीन को उनके लिए। आप वो लोग भी हमें नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। साहब हमें नुकसान नहीं पहुंचाना चाहते थे, नुकसान पहुंचा, बहुत नुकसान पहुंचा। अपने घरों से दूर, परिवारों से दूर, सामान्य जिंदगी के मोहताज लोग हर वक्त सिर्फ फौजी बनकर नहीं रह सकते। घर, परिवार, सामान्य जिंदगी, अरे अगर इन सब की इतनी चाहते तो क्यों भर्ती हुए थे फौज में? जब भर्ती हुए थे तब नहीं पता था कि यहाँ का जीवन सामान्य नहीं होता। यहाँ हर वक्त मौत से सामना होता है, यहाँ देश के लिए मरना होता है और देश के लिए मारना होता है। फौज की भर्ती देखिए साहब, एक सेंटर पर हजारों लड़कों की भीड़ आती है। जिस दिन भर्ती होती है ना, उस दिन सेंटर की तरफ जाने वाली बसों ट्रेनों में पैर रखने की जगह तक नहीं होती साहब। और यह भी सुना होगा आपने कि फौज की भर्ती में भगदड़ 3 मरे। क्या लगता है आपको, सब मरने के लिए आते हैं? इतने सारे देशभक्त हैं ना हमारे देश में, रेला लगा हुआ है देशभक्तों का। हर चौराहे पर चाट पकौड़ी खा रहे हैं देशभक्त।
देशभक्ति। मैं भी आप ही की तरह बातें किया करता था साहब। देशभक्ति। फौज में भर्ती होने के लिए जो रेला आता है ना, इसलिए आता है क्योंकि और कहीं नौकरी नहीं है 10वीं पास के लिए। और डॉक्टर्स नहीं आते, बीए इंजीनियर्स नहीं आते फौज में छोटा सा सिपाही बनने के लिए। बनने के लिए फौज में भर्ती होना होता, देशभक्ति के लिए फौज में भर्ती होना होता, तो एमबीए के शुरू होने के बाद फौज में आना छोड़ ना देते बड़े परिवारों के ये पढ़े लिखे लड़के। फौज के अफसर भी तो एजुकेशन लेने कर विदेश जाते हैं, एमबीए करते हैं, वहां जाकर मैनेजर हो जाते हैं और फौज छोड़ देते हैं। फौज में कोई देश के लिए नहीं मरता साहब, पेट के लिए मरता है। अब गोली इसलिए चलाते हैं क्योंकि ना चलाई तो सामने वाला हमें मार देगा, और हम मरना नहीं चाहते, जीना चाहते हैं। इस जिंदगी को अगर साहब जैसे लोग मुश्किल बना देंगे तो यही अंजाम होगा। सतविंदर, यहां से जाओ। सतविंदर! इसके तहत इसके अपराध को कम नहीं कर सकते। किसी भी आधार पर आप अपनी फौज के अफसर के कत्ल को सही नहीं ठहरा सकते। मैं सतविंदर को सजा दूंगा, उसका कोर्ट मार्शल कराऊंगा। लेकिन पहले मुझे तुम बताओ मेजर दिपेश, तुम इस सब के बारे में जानते थे ना? और खान, तुम दोनों को इसके बारे में पता था, तभी तुम उसका साथ दे रहे थे। बोलो मेजर दिपेश वर्मा। खान, तुम्हें पता था कि आज क्या होने वाला है। मेजर विक्रम, आप भी जानते थे कि आज सर्च ऑपरेशन पर क्या होना है। क्या बकवास कर रहे हो तुम अभिमन्यु? अचानक सर्च ऑपरेशन, अरे 10 लोगों की छोटी सी टुकड़ी को भेज दिया। पहले मेजर विक्रम जाने वाले थे, मुझे कहीं और भेज दिया, सिर्फ इसीलिए कि सुब्बू का कत्ल किया जा सके। लेकिन मुझे तो मीटिंग में जाने के लिए कर्नल राघवेंद्र ने कहा। तुम सबके सब मिले हो, तुम सबने मिलकर सुब्बू का कत्ल किया है। बोलो खान, सुब्बू ने तुम्हें एमिनेशन देते हुए पकड़ लिया, इसलिए तुमने उसका कत्ल कर दिया। बोलो खान, अब बोलते क्यों नहीं तुम? मैंने सुब्बू का कत्ल नहीं किया। हाँ, मैं उसे पसंद नहीं करता था, बल्कि उससे नफरत करता था, लेकिन मैंने उसका कत्ल नहीं किया। क्या तुम नहीं जानते थे कि आज क्या होने वाला है? पूरी तरह नहीं। कहना क्या चाहते तुम खान? मुझे अंदाजा था कि आज क्या होने वाला है, लेकिन सही अंदाजा नहीं था। फिर भी तुम चुप रहे। हाँ, मैं चुप रहा। क्यों चुप रहे तुम खान? क्यों चुप रहा मैं? ये सवाल इतना आसान नहीं है मेजर। इस सवाल का जवाब देना मेरे लिए बहुत मुश्किल है, और आपके लिए समझना उससे भी ज्यादा मुश्किल। मैं चुप रहा अपने नाम की वजह से, अपने पहचान की वजह से, अपने होने की वजह से। खान, दिपेश कह चुका है कि मुसीबत पड़ने पर अपने मुसलमान का चोगा पहनना छोड़। आपके इन्हीं शब्दों की वजह से मैं चुप रहा मेजर। यही शब्द मेरी डेस्टिनी है और यही मैं पहुंचना चाहता हूं, इसलिए मैं चुप रहा। आपको क्या लगता है इस आर्मी में मुसलमान होकर अफसर होना आसान है क्या? आर्मी ज्वाइन करने से पहले भी मैं मुसलमान था मेजर, लेकिन तब मुझे अपनी इस पहचान से इतना प्यार नहीं था। तब मैं भी एक मस्त मौला लड़का हुआ करता था, लेकिन जैसे जैसे घर की चार दीवारी से मेरा फासला बढ़ा, मुझ पे जबरदस्ती ये पहचान थोपी जाने लगी। मैं नहीं चाहता था कि कोई मुझे मुसलमान की तरह देखे, लेकिन जो मुसलमान थे वो मुझे कुछ और देखना ही नहीं चाहते थे, और जो मुसलमान नहीं थे वो मुझे कुछ और मानते ही नहीं थे, मान ही नहीं पाते थे। मेरी टी शर्ट पर आई लव इंडिया लिखा होता तो मेरे दोस्त कहते
हमें बहुत अच्छा लगता है जब तुम लोग ये टी शर्ट पहनते हो। क्यों अच्छा लगता है? तुम भी तो पहनते हो ना, तो क्या फर्क है तुम्हारे पहनने और मेरे पहनने में? क्यों उनके बदन से मेरे बदन तक आते आते शब्दों के मायने बदल जाते थे मेजर? जब जब मुझे इस बात से खींच होने लगी तो कोई ऐसी जगह तलाशने लगा जहां मैं अपनी इस पहचान को छुपा सकूं। तब आर्मी मुझे पनाहगाह नजर आई मेजर। सोचा था खाकी वर्दी पहनकर जब सैकड़ों सैनिकों की टुकड़े में शामिल होऊंगा तो कोई मुझे पहचान ही नहीं पाएगा। मेरा रंग भी वही खाकी रंग की तरह होगा, मेरी पहचान भी खाकी रंग की तरह होगी। लेकिन ऐसा नहीं था मेजर, ऐसा नहीं था। ये खाकी सिर्फ ऊपर से ही खाकी है, अंदर से इसके कई रंग हैं, केसरिया, हरा, सफेद, सभी कुछ है यहाँ पर। और मुझे इस बात का एहसास बहुत जल्द हो गया, बहुत जल्द। जो हरे रंग वाले खाकी लोग थे वो मुझ में वही देखना चाहते थे जिस पहचान से पीछा छुड़ाकर मैं यहाँ तक आया था। और जो केसरिया रंग वाले खाकी लोग थे वो मुझ में वही देखते थे जो मैं कभी बन नहीं पाया था, बनना ही नहीं चाहता था। मैं फंस गया था मेजर, मैं बुरी तरह फंस गया था। मेरी पनाहगाह मेरी कत्लगाह बन गई थी, दम घुटने लगा था मेरा यहाँ पर। और तब मैं कोई ऐसी जगह तलाशने लगा, कोई ऐसा रंग जहां मैं अपनी पहचान से पीछा छुड़ा सकूं। अब मुझे सफेद रंग के बारे में पता चला मेजर। सफेद रंग, आप समझते हैं मेजर? सफेद रंग आप समझते हैं मेजर? सफेद रंग यहाँ सबसे ज्यादा पॉपुलर है ये रंग। इसके नीचे सब कुछ छुप जाता है। करप्शन का रंग, इसे करप्शन का रंग कहते हैं। मैं इसमें शामिल हो गया, एमिनेशन बेचने लगा। आता नहीं था मुझे, सिखा दिया, इन्हीं दोस्तों ने सिखाया। और मेरे जरिए एमिनेशन बेचना आसान भी तो था ना, कॉन्टैक्ट जो जल्दी बन जाते थे। और जब मैं ऐसा करने लगा मैं उनका अपना हो गया, उनका अपना। उनके बीच मुझे वही हक मिलता था, वही सम्मान मिलता था। तब मैं खान नहीं होता था, एक आर्मी अफसर होता था। तब कोई मुझसे मेरा नाम नहीं पूछता था, सिर्फ दाम पूछा जाता था। बहुत राहत मिलती थी मेजर, बहुत राहत मिलती थी। और इसी राहत के लिए तो आया था मैं यहाँ तक। जब कोई मुश्किल होने लगती तो अपने हरे रंग का चोगा ओढ़ लेता। द एस्केपिस्ट वे, आसान होता है ना। और फिर एक दिन मेजर सुब्बू आए, मेजर सुब्रमण्यम। उन्होंने मुझे पकड़ लिया। पकड़ क्या लिया यहाँ सबको पहले ही पता था, बस वो खुद खालिस खाकी वाले थे, इसलिए उन्हें इस सफेद रंग से इतनी चिढ़ थी। वो मुझसे मेरा सफेद चोगा छीन लेना चाहते थे मेजर। मुझे वापस उसी हरे रंग की ओर धकेल देना चाहते थे। मैं वापस अपनी कत्लगाह में नहीं लौटना चाहता था मेजर। मैं वापस अपनी कत्लगाह में नहीं लौटना चाहता था। इसलिए मैं चाहता था कि वो मर जाए, इसलिए चाहता था कि वो तुमने इसे मार डाला। नहीं मेजर, नहीं, मैंने उसका कत्ल नहीं किया, मैंने उसका कत्ल नहीं किया मेजर। मैं तो चाहता था कि वो मर जाए, मैंने उसका कत्ल नहीं किया। क्या तुम लोगों के पास भी है कोई वजह? क्या तुम लोग इस बात को कबूल हो गए कि तुमने सुब्बू का कत्ल किया? क्या तुम लोग भी सिर्फ चाहते थे कि सुब्बू मर जाए? सतेंद्र को टेररिस्ट की राइफल तुमने दी थी ना दिपेश? सतेंद्र बता रहा था टेररिस्ट, मगर इसमें तो 6 राइफल है दिपेश। कहाँ है बाकी दोनों राइफल? ये बाकी दोनों इसी काम के लिए बचाई थी ना दिपेश? बोलो दिपेश, मैं कुछ पूछ रहा हूं दिपेश, मुझे जवाब चाहिए। कम से कम सच कबूल करो गॉडडैम इट। हो गया भी?
चल तुझे एक किस्सा सुनाता हूँ। बहुत साल पहले मैंने एक नाटक देखा था, कोर्ट मार्शल। बहुत शानदार नाटक था। उसका हीरो था कैप्टन रॉय, वकील था। तब मैं सोचता था कि नाटक लिखने वाले को कैसी कैसी कल्पनाएं करते हैं, क्योंकि बहुत शानदार लिखा था उसने। आज उस नाटक लिखने वाले को प्रणाम करने का जी जाता है। तुम भी कुछ कुछ वैसे लगते हो, वही जोश वही जुनून, लेकिन फर्क है तुम रॉय नहीं बन सकते, क्योंकि हर बार कोर्ट मार्शल नहीं होते। अब कोर्ट मार्शल नहीं होगा, इस बार कोर्ट मार्शल नहीं होगा, क्योंकि कौन करेगा कोर्ट मार्शल? कौन? ये। और किस किस के खिलाफ करेगा? तुम ठीक कहते हो, वक्त बदल चुका है। मैं रॉय नहीं बन सकता, क्योंकि बीडी कपूर में जो थोड़ी बहुत कॉन्शियस बची थी वो भी अब खत्म हो चुकी। तुम लोगों की गैरत को पूरी तरह खरीद दिया इस बढ़ते बजट की मुफ्त को रानी ने। मैं रॉय नहीं बन सकता, लेकिन रामचंद्र तो बन सकता हूं। बदल नहीं सकता, मिटा सकता। कहना क्या चाहते हो तुम? हाँ, मिटा सकता। रामचंद्र क्या कर रहे थे तुम? पानी पियो। सबसे क्वेश्चन किया, सब पर इल्जाम लगा और मेरी तरफ देखा भी नहीं। तुम्हें क्या लगता है मैं इसमें शामिल नहीं हूं? अगर तुम्हें ऐसा लगता है तो मैं तुम्हें बता दूं कि मैं भी इसमें शामिल हूं, मैं भी इसका हिस्सा हूं। मैं चुप रहा इसका मतलब ये नहीं कि मैं कसूरवार नहीं हूं। मैं भी उतना ही कसूरवार हूं जितना ये खान है या फिर दीपेश है या विक्रम। हाँ, आज सुप्पू के साथ जो कुछ भी हुआ उसके बारे में मुझे जरा भी इल्म नहीं, इसलिए थोड़ी देर पहले यहां जो कुछ भी घटा वो मेरे लिए भी शॉकिंग था। लेकिन ईमानदारी से बोलो, अगर मुझे पता भी होता ना तो मैं भी वही करता जो खान ने किया। चुप रहे। इसके पीछे कोई इमोशनल वजह नहीं है, नहीं, और ना ही मैं अपनी सफाई देने के लिए खड़ा हुआ। मेरी सफाई नहीं हो सकती, किसी की भी सफाई नहीं हो सकती, सफाई होनी भी नहीं चाहिए। लेकिन फिर भी ये जानना बहुत जरूरी है तुम्हारे लिए कि सुप्पू क्यों मारा। अभी जब तुम थोड़ी देर पहले दीपेश की तरफ गन लेकर दौड़े थे, मुझे तुम्हारे सर पे सुप्पू सवार दिखाई दिया। मैं नहीं चाहता कि तुम सुप्पू बन जाओ, इसलिए ये जानना बहुत जरूरी है कि सुप्पू का असली हत्यारा कौन है। तुम्हें क्या लगता है सुप्पू को सतविंदर ने मारा या फिर खान, दीपेश और विक्रम? क्यों मारा सुप्पू? इसलिए कि वो इनके चेहरों से करप्शन की नकाब को उतार फेंकना चाहता था, या फिर इसलिए कि सुप्पू एक कम अफसर था, जवान उससे नाराज थे? अभिमन्यु, तुम्हारे अंदर गुस्सा भरा हुआ है, बहुत सारा गुस्सा, क्योंकि तुमको ये सारी वजह नजर आ रही है। ये सतविंदर, खान, दीपेश, विक्रम, कर्नल राघवेंद्र, ये सब तो टूल हैं, सिर्फ टूल। पता ही नहीं। बेचारा सतविंदर, जिस मौत का बोझ वो अपने सीने में लिए घूम रहा है, उसे तो पता भी नहीं है कि उसका रत्ती भर भी कसूर नहीं। अच्छा, और उसे अपराध बोध तक ना हो। अपराध बोध? अभी वो सबसे छोटा टूल है। बस यूं समझो, एक मशीन है, एक बहुत बड़ी मशीन। उस मशीन में फिट होने वाला एक छोटा सा पेच, और उस पेच में लगने वाला एक छोटा सा वर्षन, बस। इससे ज्यादा औकात नहीं है उसकी।
और ये लोग, ये जो तुम्हें गंदे घिनौने खलनायक नजर आ रहे हैं, ये लोग उस मशीन में सिर्फ एक पेज के बराबर औकात रखते हैं, बस। सुब्बू की हत्यारी तो वो पूरी की पूरी मशीन है। अभी जानते हैं उस मशीन का नाम क्या है? सिस्टम, ब्लडी सिस्टम। तुम सुब्बू की मौत के लिए किसी एक पुर्जे को जिम्मेदार नहीं ठहरा सकते। इसलिए नहीं ठहरा सकते कि अकेला पुर्जा बाकी पुर्जों के बिना कुछ भी नहीं। और अगर एक भी पुर्जा खराब हो जाए ना, तो ये मशीन काम करना बंद कर देती है। इस मशीन को अपने हर पुर्जे की जरूरत होती है, और ये मशीन जानती है कौन सा पुर्जा कब कहां कैसे फिट करना है। यही तो इसका हुनर है। और एक बार जब वो पुर्जा इस मशीन के साथ फिट हो जाता है तो वो अहम हो जाता है। फिर अपनी अहमियत के समंदर में गोते लगाने लगता है, छोटी छोटी खुशियां तलाशने लगता है। जैसे खान इस बात से ही खुश जिसको अपनी पहचान की सर्कस में बनने का मौका मिला। ये दीपेश पैसा कमाने से ही खुश। विक्रम इस बात से ही खुश कि इसको बड़े बड़े अफसर जानते हैं, बहुत ऊंची पहुंच है इसको, आर्मी में किसी की भी भर्ती करा सकता है। तुम्हें क्या लगता है ये लोग जानबूझकर इस सिस्टम का हिस्सा है? नहीं, अभी सिस्टम का हिस्सा होना या ना होना किसी के हाथ में नहीं, सुब्बू के हाथ में भी नहीं था। ये बीर सिंह, देखो ये बीर सिंह, इसके सामने यहाँ इतनी सीरियस बातें हो रही हैं, इतनी गहन बातें हो रही हैं। तुम्हें क्या लगता है हमें डरना चाहिए? कहीं बीर सिंह ने किसी से कुछ कह दिया तो, किसी के सामने मुंह खोल दिया तो क्या होगा? कुछ नहीं होगा। बीर सिंह जैसे लोग इस सिस्टम में कोई औकात नहीं रखते। इनके होने ना होने से कोई फर्क नहीं पड़ता। इन्हें कुछ भी पता हो ना हो, कुछ नहीं कर सकती। आप ये सब क्यों कह रहे हैं मेजर? अभी क्या इस आर्मी का हिस्सा नहीं जो उसे पता नहीं होगा? है, आर्मी का हिस्सा है, लेकिन अभी ने आर्मी ज्वाइन की। ज्वाइन करते ही अदम्य साहस का परिचय दिया, चक्र मिला, और फिर विदेशी मिशन पर सिलेक्शन, अफ्रीका चला गया। बस यही तुम्हारे साथ गड़बड़ हुआ। अभी तुम इस सिस्टम से, इस मशीन से रूबरू नहीं हो पाए। जाओ बाहर जाकर किसी जवान से पूछो, छुट्टी लेकर जब उसे मैदान की तरफ जाना होता है ना, तो सिर्फ इस बात के लिए रिश्वत देनी पड़ती है कि उसको मैदान जाने वाली ट्रेन में, प्लेन में जल्दी जगह मिल जाए। और जो जगह नहीं, जो रिश्वत नहीं दे पाते, उन्हें जगह नहीं मिलती। उन्हें क्या मिलता है? उन्हें किराया मिलता है बस से जाने के लिए। मरो कड़कड़ाती ठंड में, मरो। क्यों होता है ऐसा? कभी सोचा है? कभी सोचा है? वहां राजधानी से जब यहां पहाड़ों पर बैठे लोगों के लिए रसद चलती है ना, तो रास्ते में क्या कुछ नहीं होता, पूरी की पूरी ट्रक गायब हो जाती है। सप्लाई कोर के करप्शन के तमाम किस्से तुमने भी सुने होंगे। अभी ये खान ठीक कहता है, गोलियां बेचता है ना ये। यहां हर कोई कुछ ना कुछ बेच रहा है, कोई गोलियां, कोई पेट्रोल, कोई डीजल, यहां तक कि आर्मी की जमीन पे उगने वाली फसल भी बेच देते हैं, मुफ्त में नहीं जाने देते। आर्मी कैंटीन से हर साल अफसर नई कार खरीदते हैं, हर साल नई कार। आर्मी हेडक्वार्टर्स साल के 6 महीने रेनोवेट हो रहे होते हैं। एक बार थी मेरी पोस्टिंग वहां पे, सीओ साहब कहा करते थे साल के 6 महीने तो मैं खुले में ऑफिस लगाता। क्यों? क्योंकि उनके ऑफिस की छत रेनोवेट हो रही होती है, बदली जा रही होती है। क्यों मेरा विक्रम, ठीक कह रहा हूं ना मैं? अरे छोड़ो यार। और तो और तुम्हें पता है आर्मी सिस्टम का जीपीएस का खर्च कितना है? अरबों रुपए। आर्मी की देखरेख का खर्च अरबों रुपए। जरा सोचो किन किन खातों में जाते होंगे अरबों रुपए। आखिर क्यों एयरफोर्स, नेवी, आर्मी के अफसर रिटायरमेंट के बाद दलाली करने लगते हैं? कोई सिस्टम में, कोई मशीनों में, कोई हथियारों में। अरे भाई उनके अपने मिलिट्री कॉन्ट्रैक्ट्स हैं, वो काम आते हैं उनके। तुम्हें क्या लगता है सब यूज होता होगा मुफ्त में? और इतनी बड़ी बड़ी बातें क्यों? क्या तुम्हें नहीं पता यहाँ पोस्टिंग सब दिखती हैं? जाओ जाकर देखो राजधानी में कि कितने ऐसे लोग हैं जो 10 साल से वहीं पड़े। क्यों उनका ट्रांसफर नहीं होता? तुम सतविंदर से अभी देशभक्ति की बातें कर रहे थे ना,
बहुत सही कहा सतविंदर ने, कोई देशभक्ति के लिए आर्मी में नहीं आता। और तब भी यकीन ना है ना तो जाओ, जाकर देखो हेडक्वार्टर में कि कितनी एप्लीकेशन है जो पीसफुल पोस्टिंग के लिए आती है। जाओ और जाकर उनके रेट देखो। लेकिन क्यों, हम क्यों सिर्फ आर्मी को? आर्मी भी तो उस मशीन का हिस्सा है ना। और ये सफेद रंग कहां नहीं है? सफेद रंग के पुलिस, जुडिशरी, एजुकेशन हर जगह तो है। तुम लोग इसे जस्टिफाई करने की कोशिश नहीं अभी नहीं, मैंने पहले ही कहा इसे जस्टिफाई नहीं किया जा सकता, इसकी सफाई नहीं हो सकती। अरे सफाई तो उस चीज की होती है जो कुछ नया हो, अलग हो, जो लोगों को हजम ना हो, पचे ना। अब ये सफेद रंग अलग नहीं रहा मेरे दोस्त, ये सबको भाता है, खूब पचता है, खूब हजम होता है। हाँ, आर्मी में और बाकी सिस्टम में एक फर्क है, बहुत बड़ा फर्क। आर्मी होली काऊ है, इसके बारे में बात करना गुनाह है, गुनाह। जानते हो आर्मी होली काऊ क्यों है? कभी सोचा है? तुम कैसे लोग, वो लोग जो अपनी आंखों पे सच की पट्टी लगाए हुए हैं। लेकिन तुम्हारी कब्जा है सच की शक्लें दो, लेकिन तुम लोग सच की दूसरी शक्ल देखना ही नहीं चाहते हो। और इसका फायदा वो सफेद पोच उठाते हैं जो आर्मी को होली काऊ बनाए रखना चाहते हैं, क्योंकि इसका दूध उन्हीं के पास जाता है। और जो कोई भी इस जानवर को नापाक साबित करने की कोशिश करता है या इस मशीन का हिस्सा बनने से इनकार करता है, उसका अंजाम सुप्पू जैसा होगा। तुम्हें क्या लगता है सुप्पू को पता नहीं? सुप्पू इस सिस्टम से वाकिफ नहीं था। मेरे दोस्त, सुप्पू इस सिस्टम से हम सबसे अच्छी तरह वाकिफ, हम सबसे बेहतर जानता था वो अपने डैड की वजह से। सुप्पू के डैड का मेंटल बैलेंस खोना इस सिस्टम का हिस्सा था। उन्होंने सिस्टम का हिस्सा बनने से इनकार कर दिया, सिस्टम ने उठाकर उन्हें बाहर फेंक दिया। अभी नहीं समझे उस फोटो का राज? अभी देखो उस फोटो को दोबारा। ब्रिगेडियर ढींसा और सुप्पू के पापा के बीच में क्या कनेक्शन हो सकता है, सोचो। सुप्पू को सब पता था, उसके अंदर उसके डैड का गुस्सा विद्रोह बनकर सुलगता रहता, इसलिए वो सब जानते हुए, सब समझते हुए भी सिस्टम से लड़ता था। उसकी समझ तो इतनी अच्छी थी कि आज उसके साथ क्या होने वाला है शायद इसीलिए उसने ये फोटो, इसमें तुम्हारा नाम क्यों लिखा ये मैं नहीं बता सकता। शायद ये सोचकर कि तुम इस सिस्टम का हिस्सा भी नहीं बने। जब तुमको ये सारी बातें पता चलेंगी तो तुम ठीक वैसे रिएक्ट करोगे जैसे तुमने किया। मुझे सब पता है, मैंने तुम्हें क्यों रोका? नहीं रोकना चाहिए था ना कि मेरे भाई, तुम्हें रोकना बहुत जरूरी था। मैं तुम्हें बर्बाद होते नहीं देख सकता। इस सिस्टम को तुम जैसे मासूम लोगों की जरूरत है। अभी तुम लोगों की वजह से ये होली काऊ जिंदा है। भले इसका दूध सफेद पोशों के पास जाता हो, लेकिन इसका जिंदा रहना भी बहुत जरूरी है। मैं ये सब तुमसे क्यों कह रहा हूं अभी? क्योंकि एक वक्त था जब मैं वहां था जहां तुम, मेरे सामने भी यही सारे सवाल थे, मुझे भी फैसला करना था। और मैं सिस्टम में शामिल हो गया। मुझे नहीं मालूम कि तुम क्या फैसला करते हो, किस नतीजे पे पहुंचते हो, लेकिन अब सारी बातें तुम्हारे सामने।